10 मिनट के अंदर खत्म करना चाहिए, काफ़ी लंबा होगा। एक तो मैं आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से तो कंडक्ट किया और टॉपिक को बड़ा अच्छी तरीके से एलेबोरेट किया। मेरा एक सवाल है कि ये इस वक्त दुनिया के अंदर, जैसे ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट आई है, उसने भी क्या है कि जी अमीर गरीब का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जैसे भी आपने भी बताया कि जी अब जो एक बिलियनियर है उसके लिए इलेक्शन लड़ना बहुत आसान हो गया, और ये तो हमारा पर्सनल पाकिस्तान में भी यही एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर हम दुनिया में देखते हैं तो दुनिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो ममालिक हैं वो अपने अपने आर्म्स और एमुनेशन के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। जापान ने अपना बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, यूरोप ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है बहुत, और जैसे भी आपने भी कहा है कि इसकी सारी की सारी कटौती जो है वो ज़ाहिर है लोगों की उसमें से होगी। तो क्या इसके बावजूद भी आपको ये ख्याल है कि इस तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद कोई इंटरनल क्लैश नहीं आ सकता, जबकि ममालिक जो स्टेट्स हैं उनका भी आपस के अंदर तसादम है, स्टेट्स की जो नीचे अवाम है उनका स्टेट्स के साथ भी एक टसल बड़ी शदीद चल रही है और वो बढ़ती चली जा रही है। तो इन सारे तनाज़र के अंदर भी आपको इसके अंदर कुछ क्या नज़र आता है आपको? बस माइक पकड़िए जी। मिसबा, अगर तो मैं रवायती मार्क्सिस्ट जवाब दूं या लेफ़्ट का, तो वो तो ये है कि वर्किंग क्लास उठेगी और वो सब कुछ तब्दील कर देगी। मेरी ख्वाहिश भी यही है ऐसा हो काश, लेकिन ऐसा है नहीं है। जो तबकाती लड़ाई है, तबकाती जो तज़ाद है, वो अपनी कमज़ोर तरीन शक्ल में इस वक्त मौजूद है दुनिया भर में। ये नहीं है कि तबकाती तज़ाद ख़त्म हो गया, लेकिन जो मुज़ाहमत है, हुक्मरान तबका मुसलसल हमला आवर है, जो जवाब आना चाहिए, जो मुज़ाहमत है वो कमज़ोर पड़ी है। वो जवाब उस तरह का नहीं आ रहा जिस तरह के हमले हो रहे हैं लोगों के ऊपर, उनके म्यार ज़िंदगी के ऊपर और उनके रोज़गार के ऊपर। मसलन इस वक्त इंडिया की, मैं सिर्फ इंडिया की आपको एग्जांपल दूंगा। इंडिया में 80% जो लोग काम करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। न्यू लिबरलिज्म के तहत जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है इकोनॉमी की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, उसमें उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर था उसको वीक किया, उसको कमज़ोर किया। जो फॉर्मल इकोनॉमी का सेक्टर था, जहां तनख्वाहें बेहतर थी, जहां पेंशन थी, जहां सहूलियात ज़्यादा थी, उसको उन्होंने ख़त्म किया और इनफॉर्मल सेक्टर को फैलाया है इकोनॉमी में। मसलन इस वक्त जर्मनी में जो हिस्टोरिक कंटेक्स्ट में देखें, ख़ास तौर पे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, तो जर्मनी वो वाहिद मुल्क था जहां कैजुअल लेबर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस वक्त 27% जो वर्कर्स हैं दे आर कैजुअल वर्कर्स। बरतानिया जैसे मुल्क में 0 आवर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 0 आवर से कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि कंपनी आपसे मुआहदा करती है कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको काम पे बुला लूंगा या बुला लूंगी, और अगर मुझे ज़रूरत नहीं होगी तो मैं हो सकता है आपको 3 महीने काम पे ना बुलाऊं, और जब मैं आपको काम पे नहीं बुलाऊंगा या बुलाऊंगी तो मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगी या दूंगा। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के कागजों में वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन ही इज ऑन 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट। एक तरह से टेक्निकली और फिजिकली ही इज अनएम्प्लॉयड, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो एम्प्लॉयड है। इसी तरह अमेरिका ने अपनी जो बेरोजगारी की शरह को कम दिखाते हैं, या और बहुत सारे मुल्क, तो उसकी एक वजह यह है कि जो कैजुअल लेबर है, इनफॉर्मल सेक्टर, उसको उन्होंने बढ़ाया है, जहां ना पेंशन है, ना जहां पे आपको हायर एंड फायर का इख्तियार है एम्प्लॉयर को, और लेबर लॉस चेंज हुए हैं। अभी इंडिया में एक और जनरल स्ट्राइक होने जा रही है, जो शायद इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी जनरल स्ट्राइक होगी 12 या 13 फरवरी को, और वो लेबर लॉस के ऊपर हो रही है। ILO को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है नए लेबर कोड्स लिखने के लिए। और नए लेबर कोड्स क्या हैं? जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वर्कर्स के, वो सब खत्म हो रहे हैं। 8 घंटे की औकात कार, ILO के कन्वेंशन खत्म हो रहे हैं, परमानेंट जॉब का तस्वर खत्म हो रहा है, जो रेमेडीज अवेलेबल थी लीगल टर्म्स में वो ख़त्म की जा रही हैं। तो एक तरह से एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है जिसके अंदर बेरोज़गारों की एक फ़ौज होगी, एक नौकरी के लिए आवाज़ आएगी, और वहाँ 5 या 10 हज़ार लोग लाइन में खड़े होंगे कि जी एक दूसरे को धक्के दे रहे होंगे कि जी मैं किसी तरह से आगे निकल जाऊँ। तो इस वक्त इस तमाम चीज़ों के बावजूद कंट्राडिक्शंस हैं, बहुत बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो अगले 5-7 साल की कर रहा हूँ, तो उसमें वो कंट्राडिक्शंस फट के समाजों की तब्दीली या बहुत ज़्यादा बड़े धमाके जो हैं वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे, जो कि तबकाती कश्मकश के नतीजे में होते हैं या एथनिक
अगर डिवाइड बहुत ज़्यादा है किसी मुल्क में उसके नतीजे में होते हैं, या अगर रेशल टेंशन्स बहुत हाई हैं जैसा कि इस वक्त यूरोप में है। लेकिन वो है क्या, मतलब फ्रांस में एक सर्वे हुआ जिसमें पूछा गया कि आपके ख्याल से, लोगों से पूछा गया कि मुसलमानों की कितनी तादाद है फ्रांस में, तो किसी ने कहा 40%, किसी ने कहा 35%, किसी ने कहा 30%। अब फैक्ट इज कि उनकी यूरोप में सबसे ज़्यादा अगर किसी मुल्क में मुसलमान हैं तो वो फ्रांस है, और वो 4.6% है फ्रांस की आबादी का। अब वहाँ रेशल टेंशन क्या होगी, मतलब अगर फ्रांसीसी चाहें तो सबको उठा के समंदर में फेंक दें, इंग्लिश चैनल में फेंक दें, या कहीं और तरफ निकाल दें। तो ये जो इस तरह की जो कैफियत हैं वो रहेंगी, कंट्राडिक्शंस बढ़ेंगी, टेंशन्स होंगी, लेकिन मुझे कोई इनकलाब होता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आता। सॉरी, वो उनकी ख्वाहिश नहीं थी अफ्रीकी ममालिक की या उनके हुक्मरानों की। तमाम जो अफ्रीकन ममालिक थे वहाँ काउंटर कूज हुए, वहाँ CIA ने, MI6 ने और इन्होंने मिलके कूज किए, वहाँ राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग, वैशी किस्म के हुक्मरान लेके आए और पूरा जो अफ्रीका था उसको खून में नहला दिया गया। और कि 30% जो इस वक्त दुनिया की पैदावार है, सनती पैदावार है, वो सिर्फ चीन करता है, अकलौता चीन करता है। और अमेरिका जो है उसकी जो पैदावार वो 17% के करीब चीज़ें बनाता है, चीन जो है वो 30% बनाता है। और UN की एक रिसर्च है जिसके मुताबिक 2035 तक दुनिया की ग्लोबल जो प्रोडक्शन है उसका 50% चीन बनाएगा, चीन में पैदा हो रहा होगा। उसके बाद ये हुआ कि जब चीन उभरा तो चीन के उभार के बाद, इस पर बहुत बहस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ना हमारा मौजू है कि चीन सरमायादार है, ये सोशलिस्ट है, बिल्कुल अलग से बहस है। लेकिन चीन के उभार के नतीजे में ये हुआ कि जो बाजू